नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गजा, ईरान, इन सब को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हमारा चैनल देखने वाले जानते हैं कि हम लगातार इन इश्यूज को कवर करते रहे और जब हम ये वीडियोस लगाते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट में आकर लिखते हैं आप एंटी नेशनल हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सब कुछ कहा जाता है। अभी जस्टिस उज्जवल भुइयां जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका एक बयान में पढ़ रहा था, उनका एक भाषण में पढ़ रहा था जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में उन्होंने ये भाषण दिया था। जस्टिस जीपी सिंह मेमोरियल लेक्चर में वो बोल रहे थे। उसमें उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन प्रदर्शनकारियों पर रोक लगाई जो गजा में नरसंहार के खिलाफ फलस्तीन का समर्थन करना चाह रहे थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गजा में जो चल रहा है उसको नरसंहार, जेनोसाइड कहा जा रहा है। हम भी यही कहते हैं। इजराइल जो कुछ वहां पर कर रहा है, जिस तरह से बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, मर्दों को मार रहा है, सिविलियन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा रहा है, घरों को गिरा रहा है, पूरे के पूरे शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, उस पर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक परमिशन मांगी गई थी जिसमें फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालना था और सीपीआईएम ने यह परमिशन मांगी थी। उस पर कोर्ट ने कहा था कि मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आप सभी की सोच सीमित है। आप गजा और फलस्तीन को देख रहे हैं। गजा और फलस्तीन के लिए बोलना देशभक्ति नहीं है। अपने देश के मुद्दों पर आवाज उठाइए। अब जस्टिस भुइयां का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ये कहा था वो उनको बहुत अजीब लगा। भारत में फलस्तीन की एम्बेसी है। हमेशा से भारत फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है, फलस्तीन को मान्यता देता है। और यही नहीं, गजा में जो हाल की घटनाएं हुई हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला दर्ज कराया गया है जिसने इसे नरसंहार घोषित किया गया था। और सवाल यही पूछा है भुइयां साहब ने भी कि आखिर गजा के समर्थन में जुलूस निकालना गलत कैसे हो गया। जस्टिस भुइयां का यह भाषण मुझे अलग से वीडियो बनाने लायक इसलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम पहले से उठाते रहे हैं। आपको याद होगा, गंगा में नाव पर एक इफ्तार की गई थी। यह इफ्तार 15 मार्च 2026 को हुआ था जब वाराणसी में 14 मुस्लिम लड़कों ने गंगा नदी के ऊपर इफ्तार की थी और उसमें बिरयानी खाई गई थी, चिकन बिरयानी खाई गई थी। और इसकी शिकायत की थी रजत जायसवाल नाम के एक भाजपा नेता ने, जिससे कहा था कि नदी में पोल्यूशन हो गया था और धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 1 महीने से ज्यादा इनको जेल में रहना पड़ा। जस्टिस भुइयां ये सवाल पूछ रहे हैं कि गंगा के ऊपर चिकन बिरयानी खाना या किसी नदी के ऊपर चिकन बिरयानी खाना कौन सी धारा में अपराध है। भारत का कानून कहां यह कहता है कि किसी नदी के ऊपर नॉनवेज खाना अपराध है। आपको याद होगा जब यह मुद्दा आया था तो हमने भी यह मुद्दा उठाया था और बहुत गालियां पड़ी थी। जो लोग कह रहे हैं कि जेनजी गालियां देता है, उनको कभी हमारे इनबॉक्स चेक करना चाहिए कि उसमें कैसी कैसी और किस तरह की गालियां मिलती हैं जब यही सवाल हम उठाते हैं। हमने यही सवाल उठाया था कि ठीक है, गंगा के ऊपर उन्होंने इफ्तार की, मैं तो मानता हूं यह बेवकूफी है। गंगा के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ना इफ्तार होना चाहिए, ना पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिनों बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक आदमी वहां पर पार्टी कर रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं, सिर्फ पार्टी कर रहा है जिसमें चिकन पक रहा था। उस आदमी को ना गिरफ्तार किया गया, कुछ नहीं किया गया, तुरंत जमानत मिल गई और एक दिन भी जेल में नहीं रहना पड़ा। लेकिन 14 मुस्लिम लड़के जो इफ्तार कर रहे थे उनको जेल में रहना पड़ा। और जस्टिस भुइयां यही सवाल उठा रहे हैं जो तब हम पूछ रहे थे कि किस कानून के तहत, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें नदी के ऊपर नॉनवेज खाना अपराध बन गया है। या फिर मुसलमान खाए तो अपराध है, हिंदू खाए तो अपराध नहीं है। जिस गंगा नदी में शवों को जलाकर फेंक दिया जाता है, हड्डियां और बाकी सब फेंक दिया जाता है उसके ऊपर, उस गंगा नदी में अगर चिकन की 2 हड्डी गिर गई तो वो अपवित्र कैसे हो गई। यही सवाल जस्टिस भुइयां भी उठा रहे हैं और यही जस्टिस भुइयां जो सवाल उठा रहे हैं ये हम पहले भी उठा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है। गंगा नदी के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया गया और 3 महीने जेल में रहना पड़ा। क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जमानत नहीं दी जा सकती। मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं। लोग देख रहे हैं अदालतें अब जमानत पर ऐसी शर्तें लगा रही हैं जो असल में व्यक्ति को अपनी असहमति जाहिर करने से रोकती हैं। वो बात कर रहे थे गुलफिशा फातिमा की।
गुलफिशा फातिमा को लंबे समय तक 4, साढ़े 4 साल, 5 साल जेल में रहने के बाद जब जमानत दी गई तो उसके ऊपर इतनी शर्तें लगा दी गई कि पूछिए मत। वो पासपोर्ट जमा करना पड़ा उनको, किसी भी पब्लिक मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती हैं और ना ही कहीं भाषण दे सकती हैं, ना फिजिकल ना वर्चुअल। इसका क्या मतलब है कि आपने जमानत तो दी लेकिन उनके घर को ही जेल बना दिया। आपने जमानत तो दी लेकिन उनकी पूरी पब्लिक लाइफ को खत्म कर दिया। और भी कई सारे मामले हैं। अगर आप देखेंगे अभी जो आंदोलन चला है, अभी जो जेन जी का आंदोलन चला है, इस आंदोलन को जरा देखिए। इस आंदोलन में लगातार लोगों को खाना खिला रहे थे जुनैद, जिसके चलते उनके परिवार को पहले परेशान किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, लेके गए ये लोग उत्तराखंड और उत्तराखंड में छोड़ दिया गया, जहां से वो कैब करके वापस लौट के आए और बेहद परेशान है। और आप देखिए बंगाल में नया गुंडा एक्ट बनता है और जो नीट वाला आंदोलन पूरा होता है जेन जी का, उसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन 14 में से 13 मुसलमान हैं। जी, 14 लोगों को बंगाल में गिरफ्तार किया गया, इनमें से 13 मुसलमान हैं। अब आप आसाम में चलिए। आसाम में आसाम गण परिषद जो सरकार के साथ शामिल है सत्ता में, उसके एक मंत्री की बेटी आराम से आती है गुवाहाटी में, विरोध करती है और मोदी के खिलाफ नारे भी लगाती है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं होता और कुछ होना भी नहीं चाहिए। गिरफ्तार किसको किया जाता है? गिरफ्तार एक ऐसे मुस्लिम लड़के को किया जाता है जो बस भीड़ के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। यानी आंदोलन में तो नहीं चला हिंदू मुसलमान, लेकिन उसके बाद हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश की जाती है। आसाम से ही खबर आती है कि 3 लड़के जो 21-22 साल के हैं, उन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी थी कि हम विरोध करना चाहते हैं। सोचिएगा, पुलिस से परमिशन मांगी थी, विरोध नहीं किया था, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह जब हो रहा है तो जस्टिस भुइयां के सवाल बहुत बड़े बन जाते हैं। सवाल ये बड़े इसलिए बन जाते हैं कि क्या इस देश में कानून अब धर्म देखकर फैसले करने लगा है? मैं सिर्फ बनारस के मामले पर बार बार लौट के जाता हूं और सोचता हूं कि आखिर एक ही अपराध था। इन बच्चों के ऊपर जो 14 लोग वहां पर इफ्तार मना रहे थे, उनके ऊपर भी यही आरोप था कि उन्होंने गंगा नदी के ऊपर चिकन बनाया है। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक आदमी गिरफ्तार हुआ, वो भी पार्टी कर रहा था, गंगा नदी के ऊपर चिकन बना रहा था और वीडियो बनाकर बाकायदा लगाया था। एक ही अपराध था, एकदम जरा सा भी फर्क नहीं। वही शहर, वही नदी और वही अपराध, चिकन बना के खाना, अगर उसको हम अपराध मान लें तो। लेकिन जो मुस्लिम लड़के थे वो 3 महीने जेल में रहते हैं। पहले महीने गलती से 1 महीने कह दिया था, 3 महीने जेल में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा हुआ है वो बिना जेल गए जमानत पर छूट जाता है। आसाम में सेम अपराध है। मंत्री की बेटी वहां पर जाकर नारा लगाती है, सेम भी नहीं है, सेम से कम है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। और एक मुस्लिम लड़का जो देख रहा है उसको गिरफ्तार किया जाता है, जो बाईपासर है। 3 मुस्लिम लड़के जो परमिशन मांगते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी कितनी ही चीजें बताई जा सकती हैं। इस आंदोलन में कितनी ही लड़कियों लड़कों ने कहा है कि उनको पकड़ा गया और जब पता चला कि उनका नाम मुसलमान है तो उनको ज्यादा परेशान किया गया, हरास किया गया उनको। मुझे हमेशा 1947 और उससे पहले के हालात याद आते हैं। यही हिंदू मुसलमान देश में चला था और देश 2 हिस्सों में बंट गया था, 3 हिस्से कह सकते हैं, क्योंकि बाद में बांग्लादेश भी अलग हो गया। आज फिर देश के अंदर जिस लेवल पर हिंदू मुसलमान चल रहा है, आपको क्या लगता है? आप अगर हिंदू हैं तो 2 मिनट रुक के सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार हो तो आपके मन में क्या आएगा? एक ही अपराध के लिए हिंदू होने पर अलग सजा, मुसलमान होने पर अलग सजा, भाजपा से जुड़े हैं तो कोई सजा नहीं। जब ये बार 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 होगा तो किसी के मन में क्या आएगा? इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस देश को अपना मुल्क मानता है। इस देश का झंडा गर्व से उठाता है, राष्ट्रगान गर्व से गाता है। क्यों? इसलिए कि वो इसको अपना मुल्क समझता है। हमारा संविधान सबको बराबर राइट्स देता है, लेकिन क्या संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो इसको भूल गए हैं? इजराइल के समर्थन में जुलूस निकलता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर गजा के समर्थन में जुलूस निकले तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। किस परिभाषा से? डेमोक्रेसी की किस परिभाषा से? आईन की किस परिभाषा से? किस परिभाषा से फलस्तीन पर बोलना जुल्म हो जाता है, फलस्तीन पर बोलना एंटी नेशनल हो जाता है, लेकिन इजराइल पर बोलना राष्ट्रभक्ति हो जाती है? सोचिएगा।
सोचिएगा कि इस देश में लोग कहते हैं कि हम इजराइल की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं और वहां बम गिराएंगे, गजा पर बम गिराएंगे। इस देश में ऐसे लोग हैं, जब गजा के बच्चे मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं, और वो सब देशभक्त हैं। और फलस्तीन के सपोर्ट में बोलना देशद्रोह है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही जहर भरा है, तो जस्टिस भुइया का वो भाषण एक बार सुनिएगा, एक बार पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि दरअसल इसका उल्टा है। दरअसल जिनको देशभक्त कहा जा रहा है वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जो देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। और दर्द की बात यह है कि हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को सपोर्ट करके देश को एक नए बंटवारे की तरफ ढकेल रहा है। सोचिएगा, सोच पाइएगा तो। और अगर सोचने समझने की शक्ति गायब हो गई हो, खत्म हो गई हो, फिर तो मेरे कहने से भी क्या होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।